नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे टीवाई बीकॉम 6 सेमेस्टर का जो पीएफपी का पेपर होता है जिसे पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग कहते हैं। उसका अप्रैल 2023 का जो पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे आज। जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम 2.5 मार्क से। तो एंड तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा एग्जाम को किस तरह से किया। तो शुरुआत करते हैं 2.5 मार्क के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट सॉल्वेंसी रेशियो। ये सॉल्वेंसी चेक करनी है इसके अंदर। तो मिस्टर आयुष है इसका इसके लिए, तो उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखो लिक्विड एसेट्स दे रखी है, इन्वेस्टमेंट्स है, रियल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी में चली जाएगी, बाकी सारी हम असेट्स में चली जाएगी। तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैसे होगा? तो सॉल्यूशन सॉल्वेंसी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है टोटल न्यू नेट असेट्स नेट वर्थ अपॉन टोटल असेट्स। सो नेट वर्थ कैसे फाइंड करते हैं? नेट वर्थ फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो टोटल असेट्स में यहाँ पे लिक्विड असेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, रियल प्रॉपर्टी है एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिखाया गया था कि 2,50,000 लिक्विड असेट्स है, इन्वेस्टमेंट 5 लाख, रियल प्रॉपर्टी 10 लाख है और पर्सनल प्रॉपर्टी 2.5 लाख है। तो हमारे पास 2.5 और 2.5 5 लाख हो गया, ये 5 लाख 10 और ये 10 20 लाख हो गया। तो हमारी टोटल असेट्स हो गए 20 लाख रुपए, जबकि 3 लाख रुपए हमारी टोटल लायबिलिटी है। तो हमारे यहाँ 20 लाख में से अगर हम 3 लाख टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करेंगे तो 17 लाख हमारी नेट वर्थ हो जाएगी। तो नेट वर्थ डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स जो कि 20 लाख है, तो आंसर आएगा 0.85। इसका मतलब सॉल्वेंसी रेशियो हमारा 85% है, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mr. Bhavesh is residential individual of 62 years and his net income is 19 lakhs. Calculate the tax liability of Mr. Bhavesh by the old tax regime for the assessment year 22-23। हमने ओल्ड टैक्स रिजीम से यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो उसकी नेट इनकम हमारे पास है 62 ईयर्स है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से बनता है कि मिस्टर भावेश जो है 62 ईयर्स के हैं फॉर द ईयर 22-23। तो अप टू 3 लाख रुपीज उसका टैक्स अमाउंट कितना हो जाएगा? निल हो जाएगा। 3 लाख से 5 लाख तक का उसका 5% होता है। तो हमने ये स्लैब के हिसाब से 5 लाख माइनस 3 लाख यानी 2 लाख बनते हैं। तो 2 लाख का 5% के हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया है, दैट इज 1,000। फिर हमारे पास कैलकुलेशन क्या है? 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख दैट इज 20%। उसके अंदर हमारे यहाँ पे 19 लाख टोटल इनकम है, तो ये पूरा स्लैब हम यूज कर सकते हैं। तो 10 लाख में से 5 लाख माइनस हो जाएगा, दैट इज 5 लाख रुपए का 20%, दैट इज की हमारा मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 10,000। कैलकुलेशन यहाँ मिस्टेक हो जाएगी कि यहाँ पे 5% कैलकुलेशन करना है, तो 5 लाख में से 3 लाख चला जाएगा तो 2 लाख रह जाएंगे। और ये 2 लाख का अगर 5% करेंगे तो हमारे पास है 10,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे 10,000 होगा, तो टाइपिंग मिस्टेक है। ये हो गया 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए। ओके, उसके बाद हमारा 10 लाख टू 20 लाख होता है, लेकिन हमारे पास टोटल इनकम यहाँ पे 19 लाख है, तो हम 19 लाख तक कैलकुलेशन करते हैं। तो ये 9 लाख का 30% यानी 2,70,000 हो जाएगा। तो 270 प्लस 1 लाख प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3,80,000। हमारे पास अमाउंट हो जाएगी 3,80,000। और 3,80,000 के हिसाब से और उसके ऊपर हम 4% सरचार्ज कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन केस हो जाएगा 4% के हिसाब से 15,200। देखिए यहाँ पे 3,80,000 का अगर हम निकालते हैं, 3,80,000 का 4% होता है 15,200, जिसको हम मिलाएंगे तो हमारे पास अमाउंट हो जाएगी 3,95,200। ये सारी कैलकुलेशन सही है, यहाँ पे टाइपिंग याद रखिए। तो इस तरह से हेल्थ एंड एजुकेशन के 4% लगाना कंपलसरी है। ओके, और यहाँ पे अगर राउंड अमाउंट आती है यानी मल्टीपल ऑफ 10 अमाउंट नहीं आता है, तो उसको आपको मल्टीपल ऑफ 10 करना है। यानी अगर 3,95,198 आ गया तो इसको हम 200 कर लेंगे, तो राउंड ऑफ रुपीज 2 हो जाएगा प्लस और माइनस। तो ये होता है मिस्टर भावेश का टैक्स कैलकुलेशन, दैट इज 3,95,200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.5 आर करके। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे, 5 नीड्स ऑफ द रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग का यहाँ पे नीड्स रिक्वायरमेंट है, थियरिकल टॉपिक है, तो वो हम डिस्कस नहीं करते। इसके अंदर आपको वो थियरी मिल जाएगी।
उसके हिसाब से यहाँ 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स, के इन्वेस्टर्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हमारे पास उसका है कि भाई एक कह सकते हैं उसको मैच्योरिटी टाइम पे उसको अमाउंट मिल जाएगा, रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है, सेविंग पर्पस भी होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ओल्ड एज बेनिफिट्स कह सकते हैं इसको। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि 15 मार्क्स का सम पूछते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे कैश इन हैंड बैलेंस शीट, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड सब कुछ मेंशन किया है, लेकिन इसके क्लोजिंग बैलेंसेस हमें नहीं दिए गए। नीचे यहाँ पे कार ले रखी है 8 लाख का 7.50 लाख, यानी 50,000 रुपये आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। एक्टिवा जो है, एक्टिवा हमारी 2 व्हीलर की है, सॉरी यहाँ पे कार की वैल्यू कम हो गई है। ओके, तो इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वैल्यू होगी, लोन नहीं है यहाँ पे। 2 व्हीलर है 60,000 का 50,000, तो ये भी डेप्रिसिएटेड वैल्यू है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें तो असेट्स आपको, असेट्स एंड लायबिलिटीज यहाँ पे दे रखी है, तो इसके अंदर हम डेप्रिसिएशन काउंट नहीं करेंगे। ये फैमिली कैश बजटिंग होता है। ओके, तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 40 लाख का 40 लाख है, कार लोन 4 लाख के 3,50,000 हो गया है। इसका मतलब ये 50,000 रुपये हमारा क्या हो गया है, पेमेंट हो गया है। पर्सनल लोन भी 1.5 लाख का 1 लाख हो गया, ये भी हमारा लोन पेमेंट हो गया है। नीचे आपको अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसके अंदर लिखा है सैलरी ऑफ मिस्टर सोनी इज 1 लाख पर मंथ एंड टीडीएस 5,000 पर मंथ डिडक्ट फ्रॉम द मंथली ग्रॉस सैलरी एंड नेट अमाउंट इज क्रेडिटेड बाय द एम्प्लॉय इन सेविंग अकाउंट। यहाँ पे मेंशन किया है, नेट अमाउंट ही यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते तो पहले हमें कैश बैलेंस क्लोजिंग और बैंक बैलेंस क्लोजिंग बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट बता रखा है दोनों का। बैंक में मिस्टर सोनी की सैलरी ऐड हो जाती है, तो सैलरी ऑफ मिस्टर सोनी यहाँ पे 1,40,000 हमने ऐड कर दिया। तो ये 1,14,000 कैसे आया, तो हमने क्वेश्चन में देखे, यहाँ पे लिखा है कि 1 लाख रुपए है और 5,000 माइनस हो जाएंगे, तो इसका मतलब 95,000 एवरी मंथ उसका हो गया। और 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो इट्स 11,40,000। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में 11,14,000 आएगा, 11,14,000 सैलरी ऑफ मिस्टर सोनी। ओके, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, आगे कंटिन्यू करते हैं। सैलरी ऑफ मिसिस सोनी जो है 40,000 रुपये महीने में एंड रिसीव इन कैश, वो कैश में मिलता है। तो 40,000 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4,80,000 हो जाएगा। दैट इज सैलरी ऑफ मिसिस सोनी, कैश स्टेटमेंट के हम अंदर वो लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद वाला पॉइंट आगे बढ़ते हैं। इनकम रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज 10,000 पर मंथ विच इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू बैंक। ओके, पर मंथ लिखा है, 1,20,000 रुपये हो जाएगा इनकम रिसीव। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम आपका हो जाएगा, और 1,20,000 इंटरेस्ट इनकम कहेंगे इसको, इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं कहेंगे, कि आपको हर महीने मिल जाता है इनकम रिसीव फॉर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एनएससी मैच्योर होता है 3,00,000 रुपीज विच डायरेक्टली रिकॉर्डेड टू बैंक अकाउंट। तो वो भी हम यहाँ पे देखो, एनएससी मैच्योर हो रहा है, उसका भी 30,000 हमें मैच्योर इनकम मिल रहा है। तो ये भी हमारी इनकम में कैलकुलेशन। उसके बाद देखिए, अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज 20 lakhs बाय पेइंग द डाउन पेमेंट ऑफ ₹5 lakhs बाय चेक। यानी आपने और एक प्रॉपर्टी खरीदी है 20 लाख की, उसमें से आपने डाउन पेमेंट 5 लाख पे कर दिया कैश चेक से। तो पहले हम उसका भी यहाँ पे एंट्री दे देंगे कि आपकी एक्सपेंसेस के अंदर डीपी ऑफ द सेकेंड हाउस आपने 5 लाख रुपए अपने पे कर दिया है, तो वो आपका यहाँ पे रहेगा। और बाकी का अमाउंट लोन हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है कि लोन टेकन फ्रॉम HDFC, यानी 15 लाख की आपने लोन ले ली, and total amount of installment paid for this home is loan up to the end of the year is full, और उसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 3 लाख। यानी हमारी लोन तो देखो कि 4 लाख में से 3 लाख तो इंटरेस्ट है, पूरे का पूरा 4 लाख हम कैश स्टेटमेंट बता देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो इंस्टॉलमेंट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ इंस्टॉलमेंट ऑफ होम 4 लाख बता दिया। ओके, लेकिन अगर हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो सिर्फ 1 लाख माइनस होगा, यानी हमारे बैलेंस में हो जाएगा कि हमारे पास 20 lakhs का घर था, उसमें से 5 लाख कम हो गए, यानी कितना हो जाएगा 15 लाख। तो 15 लाख में से और एक माइनस करेंगे, यानी 14 lakhs हमारा इनकम यहाँ पे बैलेंस जो लोन अमाउंट है वो रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट हम माइनस नहीं करने वाले, क्योंकि इंटरेस्ट इसमें कंसिडर नहीं किया रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, वो बाद में दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड, लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ कार लोन, पर्सनल लोन एंड द न्यू रेसिडेंशियल होम लोन पेड बाय चेक। ओके, एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड द कार लोन इज 50,000 एंड पर्सनल लोन इज 40,000। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपने पेमेंट किया है, तो यहाँ पे कार लोन कितना था आप देख सकते हो। कार लोन आपका 4 का 3.5 लाख हो गया।
यानी 1,50,000 रुपया हो गया, और इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट कितना मिलता है? 50,000, यानी कि 2 लाख का इंस्टॉलमेंट हमारा हुआ होगा। तो इंस्टॉलमेंट ऑफ कार लोन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कैसे होगा? देखो आप फिर से बताते हैं कि कार लोन यहाँ पे लिखा था 4 लाख से 3,50,000। ओके, यानी 1.5 लाख रुपए कम हुआ है। और यहाँ पे मेंशन किया है कि कार लोन जो है उसके अंदर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग कार लोन 1,50,000, राइट। तो 1,50,000 पे इंटरेस्ट पे किया है, और कार लोन यहाँ पे आपने 50,000 पे किया है। 4 लैक्स माइनस 3,50,000 ये 50,000, कुल मिला के 1 लाख का इंस्टॉलमेंट होगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ऑफ कार यहाँ पे बता दिया 1 लाख। इसी तरह से पर्सनल लोन की भी बात करें तो पर्सनल लोन 1.5 लाख का 1 लाख था, यानी 50,000 कम हो गया। ओके, और इसके अंदर आपका 50,000 रुपए जो था उसमें आपका 40,000 तो इंटरेस्ट था, राइट। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 90,000। तो इंस्टॉलमेंट ऑफ पर्सनल लोन आपका हो गया 90,000। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे टॉपिक के अंदर है कि वो है क्लोथ परचेज बाय मिंत्रा। मिंत्रा है 20,000 रुपीज, पेमेंट मेड बाय द जीपो डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन। तो हमने मिंत्रा से क्लोथ परचेज किए हैं, तो क्लोथ परचेज की एंट्री यहाँ पे परचेज ऑफ क्लोथ में मेंशन कर दी। चलो, तो परचेज ऑफ क्लोथ्स हमारे पास हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। A new smartphone of 30,000, सॉरी बीच में रह गया। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 15,000 इज पेड बाय चेक, तो बैंक में से माइनस करेंगे। व्हीकल इंश्योरेंस ऑफ 2,500 पेड इन अ कैश, तो व्हीकल इंश्योरेंस जो है वो कैश में से माइनस करेंगे। तो मेडिक्लेम देख लेते हो, हमारा मेडिक्लेम इंश्योरेंस परचेस 15,000 यहाँ पे लिख दिया है, और व्हीकल इंश्योरेंस आपने 2,500 रुपये लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A new smartphone of 30,000 is purchased from Amazon and payment made by the COD, that is cash on delivery. कैश ऑन डिलीवरी का मतलब होगा ये कैश में पेमेंट किया है। ओके, तो 30,000 हम कैश में लिख देंगे कैश बैलेंस के अंदर, स्मार्टफोन परचेज, तो हमारा ये 30,000 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि washing machine was purchased of the Zar Electronics and electronics items the showroom of ₹30,000, पेमेंट इज मेड बाय डेबिट कार्ड। तो वॉशिंग मशीन परचेज किया डेबिट कार्ड से, तो बैंक में एंट्री आएगी। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन परचेज हमने 30,000 बैंक स्टेटमेंट बता दी। अच्छा, साथ में ये भी डिस्कस करते जाते हैं कि ये जो आपने व्हीकल स्मार्टफोन लिया है वो आपकी पर्सनल असेट्स में जाएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड पे। ओके, और ये जो आपने क्या कहते हैं परचेज ऑफ क्लोथ्स है वो भी आपकी पर्सनल असेट्स में जाएगी कि आपने परचेज ऑफ क्लोथ्स किया हुआ। तो ये इसकी दो इफेक्ट्स आएगी, याद रखना मुझे। आगे बढ़ते हैं। न्यू स्मार्टफोन के बाद वॉशिंग मशीन भी हो गया। एक्सपेंसेस पेड इन कैश, जो भी जितने भी एक्सपेंस आपको दिए कैश में, वे सारे के सारे एक्सपेंस हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे। दैट इज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मेंशन किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, मेडिकल एक्सपेंस है, एजुकेशन एंड ट्रैवलिंग, सब कुछ सारे एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे मेंशन किए गए। दैट इज एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द हाउस होल्ड है 2,40,000, इलेक्ट्रिसिटी 30,000, टेलीफोन बिल 12,000, मेडिकल एक्सपेंस, एजुकेशन एक्सपेंस फॉर चिल्ड्रन एंड ट्रैवलिंग रेंट, ये सारे एक्सपेंस हमने इसमें डाल दिए है। सेकंड, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपको एक्सपेंस में भी दिखा है। एक्सपेंस रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग जो है 3,000 एंड 1,000, ये आउटस्टैंडिंग है, ये कैश बैलेंस के अंदर या बैंक बैलेंस के अंदर नहीं जाएंगे, ये जाएगा सीधा, ये दोनों अमाउंट जाएगी शॉर्ट टर्म लैब के अंदर, जो कि बैलेंस शीट में लैब के साथ था। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट मेड इन द वेरियस इन्वेस्टमेंट प्लान, आपने ये सारे इन्वेस्टमेंट किए म्यूचुअल फंड में 50,000, पेंशन फंड में और एनएससी में आपको परचेज किए। तो ये तीनों की तीनों एंट्री इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको दिखाई देनी चाहिए, और आपने ये पेमेंट थ्रू चेक किया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट में भी तीनों के तीनों आएंगे। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, एनएससी। ओके, और इनकम स्टेटमेंट में भी उसको लिखेंगे, अलग से लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट के बाद सरप्लस के नीचे। और ये तीनों इन्वेस्टमेंट आपका कहाँ हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट के अंदर असेट साइड भी लिखे जाएगा, जो कि हमारे पास बैलेंसेस अवेलेबल है तो उसके अंदर ऐड करेंगे। तो बस यहाँ पे आपको ये इतनी चीज आपको बनाने के लिए बोली है। तो ये हमने पहले इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपने ये बना दिया। अब ये क्लोजिंग बैलेंस दोनों के मिल जाने के बाद हमने यहाँ पे टोटल इनकम यहाँ पे था 19,20,000। ओके, तो 19,20,000 हमारी टोटल इनकम हो गई, और इसके अंदर हमारा ओपनिंग बैलेंस जो था वो ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया। रिसीप्ट के अंदर ये सारी के सारी रिसीप्ट हमने ऐड कर दी है, ये 19,10,000। इसमें से ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हमारे पास थे, ये के सारे एक्सपेंस माइनस कर लिया, तो हमारे पास क्लोजिंग बिल्स मिल गया कि जो हमारे पास 6,02,500 है।
ओके, तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। इसी तरह से कैश स्टेटमेंट भी आपके पास है। कैश स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास टोटल इनकम मिल जाती है 5,60,000, जो कि कैश का है। ओपनिंग बैलेंस के अंदर सैलरी ऐड किया और सारे एक्सपेंसेस हमने इसमें से माइनस कर लिए, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा 1,75,500, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। और ये क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के अंदर लिक्विड एसेट्स में दोनों दिखाएंगे, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट हमने बनाया। इनकम स्टेटमेंट में कैश एंड बैंक में से सारी चीज लिखी जाती है, जैसे कि मिस्टर सोनी और मिसेस सोनी की सैलरी है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, मैच्योरिटी इनकम है, ठीक है, सारे के सारे। एक्सेस एक्सपेंसेस भी जो के सारे आपको मेंशन किए गए थे कि भी व्हीकल इंश्योरेंस, परचेज ऑफ स्मार्टफोन, हाउस होल्ड एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मेडिकल। ओके, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि हमारे इनकम स्टेट ये सारे एक्सपेंस आपको कहाँ से लिखते हैं? कैश बैलेंस, आपने कैश स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट बनाया, उसके सारे के सारे एक्सपेंस मिला दो और यहाँ पे लिख दो। ओके, सब कुछ यहाँ पे लिख दो सिवाय के इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमने यहाँ तक कर दिया। सारे एक्सपेंस में से सारे सॉरी टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास बनता है सरप्लस। जो सरप्लस जो हमारे पास बनता है वो है 4,83,000। इसके बाद हमने जो तीनों इन्वेस्टमेंट किया था, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास तीनों इन्वेस्टमेंट थे। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट बताया था कि म्यूचुअल फंड में 50,000, पेंशन फंड के अंदर 25,000 और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 60,000। वो उसको अब अलग से लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने अलग से लिखे हुए हैं। और सरप्लस के अंदर से ये तीनों माइनस करने के बाद आपको नेट कैश सरप्लस मिलेगा। ये नेट कैश सरप्लस जो आपके पास होता है वो सरप्लस आपका रहता है। ये कभी भी आगे हमारा बैलेंस शीट के अंदर ये एक अमाउंट नहीं जाएगा। सिर्फ जो आपको रेशियोज कैलकुलेशन के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये आपको रेशियोज कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। बैलेंस शीट बताते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर लिक्विड एसेट्स के अंदर हमें पता है कि लिक्विड एसेट्स कौन सी है। तो लिक्विड एसेट्स के अंदर हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का तो बैलेंस आया था, वो लिख दिया। इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और एनएससी, इसके लिए हमें थोड़ा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। देखते हैं कि म्यूचुअल फंड, तो हमारे पास यहाँ पे म्यूचुअल फंड ऑलरेडी 1,25,000 के थे और कि ड्यूरिंग द ईयर हमने 50,000 के और इन्वेस्ट किए, यानी कुल मिला के हमारे पास 1,75,000 हो गए। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास पेंशन फंड 4,50,000, और ये 4,50,000 के अंदर हमने नाइन्थ एडजस्टमेंट में बता दिया कि पेंशन फंड में और 25,000 हमने ऐड कर दिए, तो इसको भी हमने ऐड करके अमाउंट बन जाता है हमारा 4,75,000। इसी तरह से एनएससी की बात करें, तो एनएससी भी हमने 60,000 रुपये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो न्यूली परचेज है, और हमारे पास यहाँ पे एनएससी बिल्कुल नहीं था बैलेंस शीट की वैल्यूज में, ओपनिंग बैलेंस में नहीं थे। तो हमने के पूरे जो 50,000 60,000 रुपये थे वो 60 के 60 कर, ये हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट, जिसको हम अलग हेडिंग से लिखते हैं। ओके, उसके बाद आती है रियल प्रॉपर्टीज। तो रियल प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी आती है? इसके अंदर रियल प्रॉपर्टीज में आती है हमारे पास, एक तो है प्राइमरी हाउस रेसिडेंस। आपका प्राइमरी हाउस हो जाएगा 40 लाख रुपए, जो कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था। आपका रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 40 लाख था। ओके, वो 40 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बात आती है सेकंड होम की। होम की कीमत तो आपकी है 20 लाख रुपए, तो पूरे का पूरा 20 लाख का हम यहाँ पे होम लिखेंगे। लेकिन अगर बात करें सेकंड होम की लोन के बारे में, वो तो लायबिलिटी साइड से, ओके, इट्स लायबिलिटी। तो 20 लाख में था, उसमें से 5 लाख हमने डाउन पेमेंट माइनस किया था, और जो बात डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद और 1 लाख के इंस्टॉलमेंट पे किया था। 1 लाख के इंस्टॉलमेंट कैसे हुए थे वो आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे आपके पास जो एडजस्टमेंट में था, ये एडजस्टमेंट आपकी थी सेकेंड वाली। तो 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर आपने 4 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट पे किया है। उसमें 3 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होता है। तो 4 लाख रुपए से 3 लाख तो इंटरेस्ट ही था, तो 1 लाख की कैपिटल कम हो गई। तो कैपिटल में से माइनस करेंगे 20 लाख में से 5 लाख जो डाउन पेमेंट दिया था वो, और 1 लाख रुपए आपने जो इंस्टॉलमेंट पे किया था वो। यानी इस तरह से हमारा लोन, होम लोन का इंस्टॉलमेंट यहाँ पे सेकेंड होम लोन आउटस्टैंडिंग बता देंगे 40 मिनट्स। अच्छा, उसके बाद हम पर्सनल प्रॉपर्टी में हमने जो कार परचेज किया था 7.5 लाख रुपए का, कार की यहाँ पे वैल्यू लिखी जाती है। देखो, आपको यहाँ पे कार लोन नहीं लिखना है, कार लिखती थी। तो कार की वैल्यू यहाँ पे 8 लाख रुपीज ओपनिंग थी, क्लोजिंग वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन 7,50,000 हो गई, तो हमें क्लोजिंग वैल्यू लिखना है। इसी तरह से टू व्हीलर भी हमारे 50,000 का था, वो भी हम पर्सनल असेट्स के अंदर लिख देंगे।
तो पर्सनल असेट्स के अंदर कार और एक्टिवा दोनों आ गए। स्मार्टफोन हमने नहीं खरीदे थे 30,000 के। ओके, वॉशिंग मशीन खरीदा था और क्लोथ खरीदा था, ये 3 नई ऐड हुई है। तो ये तीनों की तीनों जिसकी प्राइस है, परचेस प्राइस, वो यहाँ पे। तो आपके पास टोटल असेट्स हो जाती है 83,68,000। ये आपकी होगी टोटल असेट्स। ये टोटल असेट्स में से आपको क्या करना है, लायबिलिटीज लिखो। तो लायबिलिटीज में हमारे पास एडजस्टमेंट में हमारे पास दो एडजस्टमेंट थी, एक आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हम अलग से लिखते हैं यहाँ पे। तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हमारे पास थी, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर कौन सी चीज लिखी जाएगी, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर आएगा पहले कार लोन। तो कार लोन के बारे में देख लेते हैं। आपके पास कार लोन 4 लाख का था, एंड ऑफ द ईयर 3.5 लाख का हो गया। ओके, आपने कार लोन के जो इंस्टॉलमेंट पे किए थे उसके अंदर आपने इंटरेस्ट यहाँ पे दिया गया। तो यही एडजस्टमेंट के अंदर यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग कार लोन 50,000। तो ये 50,000 रुपये आपका हो गया। तो यहाँ पे आपका बुक कैश मिलेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस बनाना है 3,50,000 रुपये कार लोन का। तो आपने बैलेंस शीट में कार लोन लिख दिया, यदि 4 लाख की थी, 50,000 के इंस्टॉलमेंट हो गए तो 3.5। पर्सनल लोन में भी सेम ऐसा ही करना है। देखो आप पर्सनल लोन के अंदर आपके पास पर्सनल लोन 1.5 लाख का था, लाख रुपए का हो गया। आप डायरेक्टली 1 लाख लिखो तो चलेगा, क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो वरना 1.5 लाख था, उसमें से आपने पर्सनल लोन के अंदर 40,000 रुपये आपने क्या किए थे, इंटरेस्ट पे किया। अब देखो 50,000 रुपये यहाँ पे कम हुए, राइट। तो इसमें 40,000 का पर्सनल लोन के अंदर इंटरेस्ट ही था। ठीक है, तो टोटल 90,000 90,000 हमने लिखा था बैलेंस में, 90,000 हमने पेमेंट किया है 40,000 ब्याज के साथ। तो यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए लिखा है, जबकि हमने एक्सपेंस के अंदर देखो कितना लिखा था, 19,000 लिखा है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, ये इंस्टॉलमेंट ऑफ पर्सनल लोन 19,000 का, क्योंकि 50,000 कैपिटल कम हो गए और इसके अलावा हमारे पास 40,000 रुपये क्या कम हो गए थे, इंटरेस्ट पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे पर्सनल लोन में 50 के, हम ब्रैकेट पे लिख देते हैं आपको, 50 के तो आपके पास था और प्लस कर दिया था आपने 40 के, यानी कि 40,000 रुपये जो आपका इंटरेस्ट है। तो ये आपका हो गया था 90। इसी तरह से कार लोन के अंदर भी हमारे पास यही था। तो हमने इंस्टॉलमेंट ऑफ पर्सनल लोन में आपको बता दिया कि किस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर हमने सारी चीज मेंशन कर दी थी। अब सारी चीज मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी कर देंगे। और टोटल लायबिलिटी आपकी जो हो जाती है वो है आपके पास 18,54,000। और टोटल असेट्स में जो आपका 83,68,000 में से 18,54,000 मैनेज करेंगे, तो 65,14,000 आपका नेट वर्थ है। इसके हिसाब से आपको जो भी क्वेश्चंस के अंदर पूछे गए हैं कि आपको जितने रेशियो फाइंड करने हैं, तो सारे रेशियो आपको फाइंड करने पड़ेंगे। इफ दे आर आस्किंग फॉर द रेशियोज देन यू हैव। तो हमें यहाँ पे बता गया था सिर्फ आपको प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो हमने इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट अकाउंट बना दिया है। रिक्वायर्ड यही पूछा गया इसके अंदर कि आपको सारे रेशियो कैसे कैलकुलेशन करें, सॉल्वेंसी रेशियो है वगैरह वगैरह। तो ये आपको यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो हम नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन जो है इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आपको थियरी पूछा गया 15 मार्क का इसका। उसके बाद हमारे पास जो है फैमिली कैश बजटिंग का क्वेश्चन है। तो ये होता है आपको मोनाली मैनेजर विद एल&टी लिमिटेड on 1/4/2023 and she expected to have the cash and bank balance of rupees 3,20,000 or salary is 1,20,000 per month first half of the year which affect to the month of October। ये हमें मंथली स्टेटमेंट बनाने के लिए पूछा गया है। एंड ऑफ द क्वेश्चन हमें लिखा है कि प्रिपेयर द मंथली कैश। तो पहले हम एक एक स्टेटमेंट देखते जाएंगे, इफेक्ट इसका देते जाएंगे और हम कैलकुलेशन करेंगे मंथली स्टेटमेंट। तो चलो मंथली स्टेटमेंट हमने कुछ इस तरह से बना दिया है, ये हमारा मंथली स्टेटमेंट। ओके, तो मंथली स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। तो मैं छोटा कर देते हैं इसको। ये हो गया हमारा मंथली स्टेटमेंट। ओके, तो ये मंथली स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई सैलरी ऑफ है, सैलरी यहाँ पे मेंशन किया गया था। आप पहले से देखते थे कि ओपनिंग कैश बैलेंस आपको 3,20,000 रुपये दिया है। तो हमने अप्रैल के अंदर 3,20,000 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस दिया। उसके बाद लिखा हुआ है कि भाई हर सैलरी इज 1,20,000 पर मंथ। ओके, विद इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ द
effect from the month of October 2023, and there will be the increment of 10,000 cost, 10,000 cost. Okay. She received the receivables at the last day each. तो देखो यहाँ पे उसकी सैलरी जो है वो 1,20,000 पर मंथ था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, इन अप टू अक्टूबर, एंड देयर विल बी इंक्रीमेंट ऑफ 10,000 पर मंथ, यदि 1,30,000 उसका इनकम हो जाए। तो क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन में बनाया हुआ है कि यहाँ पे जो सैलरी इनकम है इसकी, तो ये 90,000 लिखा हुआ है। तो 90,000 इनकम के हिसाब से तो हाँ, इसके अंदर से हमने माइनस करना है टीडीएस जो कि 30,000। तो फिर यहाँ पे आपको सैलरी रिसीवेबल्स ऑफ द लास्ट मंथ टीडीएस 20,000 और 10,000, ये 1,20,000 में से 30,000 रुपए तो निकल जाएंगे, तो 90,000 हो गया। तो आपका फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 90,000 है। तो यहाँ पे देखो अप टू आपने सितंबर तक 90,000 पर मंथ फॉरेक्ट में लिख दिया। अब बात करेंगे उसका सैलरी 120 से 10,000 बढ़ के 130 हो जाएगी। 130 में से 30,000 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए, वो अक्टूबर से रहेगा। तो अक्टूबर से इसकी सैलरी यहाँ पे लिखी है 1,00,000 रुपीज ईच मंथ। यहाँ से अक्टूबर से लेके आपको मार्च तक बनाना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आगे बढ़ते हैं, यानी आपका ये भी हो गया। नाउ शी फर्दर प्लान्स द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। देखो किस तरह से पूछा गया क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 40,000 विल बी रिसीव्ड इन जून एंड 60,000 इन जनवरी। तो हमने ये पहले एक स्टेटमेंट के हिसाब से इसकी एंट्री दे दी है। किस तरह से देखो, इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जून में 50,000 बोला था, तो 50,000 जून में लिख दिया, एंड जनवरी में 60,000, तो जनवरी में 60,000 लिख दिया। तो जिस तरह से बोला गया है आपको इस तरह से एंट्री देनी। उसके बाद है एनएससी मैच्योर हो रहे हैं 2.5 लाख रुपए के मई 2023 के अंदर, एंड पीरियोडिक पेमेंट ऑफ द मनी बैक प्लान 50,000 विल बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो दोनों की एंट्री देते हैं। एनएससी आपका मैच्योर हुआ है, पैसा आ रहा है 2.5 लाख रुपए मई महीने में, उसकी एंट्री दे दी, और मनी बैक का आपका 50,000 रुपए आपको फरवरी में मिल रहा है, तो हमने फरवरी के अंदर मनी बैक का 50,000 की एंट्री भी दी है। तो ये हो गया इस तरह से आपका दोनों है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। During the year 22-23, she purchased a flat of 35 lakhs, but 35 लाख का फ्लैट खरीदा है एंड पेइंग 5 लाख कैश इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। 5 लाख रुपए अक्टूबर में पेमेंट कर दिया है, और बैलेंस जो है वो हाउसिंग लोन, वो 40,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट है, एंड स्टार्ट फ्रॉम द नवंबर। ओके, तो पहले हमने एंट्री दे दी। यहाँ पे फ्लैट की तो एंट्री यहाँ पे कहीं नहीं होगी, लेकिन डाउन पेमेंट ऑफ फ्लैट है, डीपी ऑफ फ्लैट जो कि 5 लाख रुपए है, वो उसका एंट्री हमने दे दिया अक्टूबर में, तो अक्टूबर में, और नवंबर महीने से इसका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो इसका इंस्टॉलमेंट भी हमने 40,000 ईच मंथ यानी नवंबर मंथ से लिख दिया। तो इंस्टॉलमेंट एंड डीपी ऑफ फ्लैट्स जिस तरह से क्वेश्चन में है इस तरह से हमें यहाँ पे टोटल करना है। आगे बढ़ते हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है 30,000 पर मंथ, वो हर एक में लिख देंगे, हमने 30,000 अलग से लिखा हुआ है, एवरी ईयर मंथ 30,000 रुपीज जो घर चलाने का खर्चा है वो भी लिख दिया। उसके बाद है परचेज ऑफ टू व्हीलर है ईवी, 1.5 लाख रुपए का लिया था, अवेलिंग लोन इन द जनवरी, एंड उस मंथली इंस्टॉलमेंट एक्सपेक्टेड टू 15 लाख। ये 1.5 लाख आपको कहीं मेंशन नहीं करना, ये चीज याद रखिए। ओके, यहाँ पे हम असेट्स नहीं बना रहे, हम इनकम एक्सपेंडिचर बना। तो ये ईवी व्हीकल आपका है 1.5 लाख रुपए का, वो असेट्स में जाता है। तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट 15,000 रुपए का है, तो हम 15,000 रुपए हर एक महीने में फ्रॉम जनवरी टू जनवरी से हमने लिख दिया, जनवरी फरवरी मार्च की होते हैं। ओके, उसके बाद है शी ऑल्सो इंटेंड टू परचेज अ स्मार्ट ऑफ 40,000 इन अगस्त 2023। तो अगस्त में हमने स्मार्टफोन भी खरीद लिया, यहाँ पे परचेज ऑफ स्मार्टफोन अगस्त के अंदर लिख दिया 40,000 रुपीज। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल 20,000 इन अगस्त, money back policy investment the public provident fund 40,000 in the February, and she intend to SIP of 10,000 per month in the mutual fund from the September। तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, ये भी एक्सपेंस है, मनी बैक पॉलिसी के अंदर इन्वेस्ट किया है, एंड पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी एक्सपेंस फरवरी में है, और SIP है 10,000 रुपए का सितंबर से। तो पहले उसके लिए भी यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई इसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था 20,000 रुपीज, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ कर दिया था 40,000 रुपए फरवरी के अंदर, और SIP भी कर दिया है म्यूचुअल फंड के अंदर, जो कि 10,000 सितंबर से स्टार्ट हुआ, तो अप टू मार्च। सबसे सितंबर से स्टार्ट किया है, खत्म कब किया वो नहीं मेंशन किया, तो अप टू एंड आपको लिखिएगा। उसके बाद हमें यहाँ बोला गया है कि शी ऑल्सो प्लान्स टू रीपे द होम लोन 3 लाख इफ द सरप्लस अवेलेबल इन द मार्च, यानी पैसे बचेंगे तो पे कर देंगे। तो हमें देखना पड़ेगा, ये पहले से एंट्री नहीं लिखनी है आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ लिख देना है दैट इज रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन।
रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन करके आपको सिर्फ ये बता देना है बस। अमाउंट आप अभी फिलहाल नहीं लिखेंगे क्योंकि अमाउंट हमारे पास अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे 3 लाख रुपीज लिखेंगे नहीं, कैश लिखेंगे, अगर होगा तो पे कर देंगे। ओके, चलो उसके बाद है डेफिसिट इफ एनी इन द कैश मेड थ्रू द शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम द कंपनीज कोऑपरेटिव सोसाइटी। जरूरत पड़ेगी तो आपको बोला गया कि हमसे लोन लेना। ओके, तो आपको ये मंथली कैश बजट बनाना था तो हमने बना दिया है पूरा। ये 3 लाख 20 हजार और 90 हजार कुल मिला के 4 लाख 10 हजार रुपये हुए। आपको ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में नहीं पूछा, बताया गया कि आपको टेलीविजन या फ्रीज रेफ्रिजरेटर वगैरह कुछ खरीदना है या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी अवेबिलिटी देखनी है, तो इस तरह का एग्जाम्पल हम अलग एक पेपर में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हो गया 4 लाख 10 हजार रूटीन एक्सपेंस है अप्रैल मई के अंदर 30-30 हजार रुपए। तो फिलहाल तो हम कुछ खरीदने वाले है ही नहीं, तो बताया भी नहीं हमें कुछ खरीदने के लिए, तो हमने 10-30 हजार रुपए एक्सपेंस का टोटल बना दिया। और 4 लाख 10 हजार की टोटल जो हमारा इनकम था उसमें से हमने टोटल एक्सपेंस 30,000 माइनस कर दिया। ओके, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 3 लाख। अप्रैल का जो क्लोजिंग बैलेंस है 3,80,000, वही 3,80,000 आपको मई के अंदर ओपनिंग बैलेंस में निकलेगा। उसके अंदर हम 90,000 और 2,50,000 7,20,000 फिलहाल हमारे पास है। उसमें से 30,000 माइनस करेंगे तो 690 हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। ये 6,90,000 के अंदर रूटीन इनकम हमने ऐड कर दिया तो 1,30,000, उसमें से 30,000 माइनस कर लिया तो 8 लाख। ये 8 लाख हम यहाँ पे जुलाई के अंदर ओपनिंग करेंगे, उसमें अंदर 90,000 ऐड करेंगे तो 1,90,000 और 30,000 माइनस करके 860। इसी तरह से आपको पूरा जाना है। तो अगर आप पूरा इसी तरह से जाओगे टोटल करते करते तो आपका फरवरी में 5,90,000 बैलेंस बता, और उसमें 1 लाख रुपए आपकी सैलरी ऐड होगी तो 6,70,000, जबकि आपका रूटीन एक्सपेंस इतना ही बनता है। ये कितना अमाउंट हो गया? 40 और 30 70, एक 10 80 और एक 90, यानी 95,000 आपका टोटल एक्सपेंस होता है। अगर 6,90,000 में से 95,000 भी आपने पे कर दिया तो अराउंड 6 लाख रुपीज आपके पास बचे। तो आप 3 लाख का हाउसिंग लोन आराम से पे कर पाओगे। तो हमने 3 लाख का यहाँ पे अमाउंट लिख दिया है और बाकी का 3,25,000 टोटल करके 295 का क्लोजिंग बैलेंस बनता है। तो ये जो है इस तरह से फैमिली कैश बजट का पूरा एग्जाम्पल है। राइट, ये फैमिली कैश बजट का एग्जाम्पल था। इसके साथ ये और वाले क्वेश्चंस में आपको 3 सेक्शंस बोला गया है, 80DD, 80E और 3TB। यानी यहाँ पे आपको टैक्स की थोड़ी बहुत थियरी आई, उसको वो आपको क्वेश्चन करेंगे। और इसके अगेंस्ट में आपको 80C 80D के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको यहाँ पे मेंशन किया है, वो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर। ओके, तो ये इसके और में है, और सेक्शन 2 जो आपके पास है वो हम पूरे का पूरा पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम फिलहाल ये सेक्शन 1 अपलोड कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा। और सेक्शन 2 वेरी नेक्स्ट उसके बाद तुरंत 1 दिन के अंदर वो आपका हो जाएगा। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को रिस्पॉन्स आपका दीजिए कि कैसा लगता है हमारा चैनल और कैसा लगता है हमारा एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।